जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका आपके अपने राही आदि क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग देंगे। आप सभी अधिक से अधिक क्लास को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। लोगों को जितना अधिक जोड़ते रहेंगे वो हमारे लिए यानी हम सभी आपके लिए, जिससे जो लोग जुड़ते हैं तो मुझे भी खुशी होती है कि हाँ, आप सभी को क्लासेस मेरे द्वारा पसंद आ रही हैं। तो अब ज़्यादा बातें नहीं होंगी। हमने वर्णमाला चैप्टर की शुरुआत की थी। हम लोगों ने वर्णमाला में काफ़ी कुछ पढ़ा था। वर्णमाला के भेद, स्वर और व्यंजन होते हैं, तो स्वर को हमने शुरू किया था। उसके बाद स्वर कितने होते हैं ये पढ़ा था। स्वर में स्वर के भेद पढ़े थे, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठोष्ठ, इस प्रकार से। तो कुछ पार्ट स्वर का बच गया था, तो वो हम पहले स्वर समाप्त करेंगे, उसके बाद हम व्यंजन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमने समृत, अर्धसमृत, विवृत, अर्धविवृत तक पढ़ लिया था। अब देखते हैं अयोगवाह स्वर। क्या? अयोगवाह स्वर। अयोग वाह स्वर। क्या? अयोगवाह स्वर। ये क्या होता है, जिन वर्णों को स्वर में स्थान नहीं दिया जाता है या स्वर में नहीं गिना जाता है, स्वर नहीं माना जाता है, उन्हें हम अयोगवाह स्वर कहते हैं। यह कौन कौन से होते हैं इसको हम देखते हैं। इसमें आता है पहला अंग और दूसरा आहा। ये दो वर्ण अयोगवाह होते हैं। क्यों होते हैं? जैसे अंग बोलते हैं, जब अंग बोलते हैं तो ना जैसी ध्वनि निकल कर आती है, और इसमें बोलते हैं तो क्या होता है, हा जैसा वर्ण, हा जैसी ध्वनि निकल कर आती है। इसलिए यह है क्या है, अयोगवाह स्वर है। स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, जो बिना किसी वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए ऐसा है। इसके बाद हम देखते हैं अनुस्वार। इसके बाद क्या है, अनुस्वार। इसके बाद है अनुस्वार। जिन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, ये क्या है, स्वर हम पढ़ रहे हैं तो स्वर में जिस स्वर का उच्चारण करते समय हमारे नाक से, क्या नाक से ध्वनि निकले तो वह अनुस्वार होता है। जैसे अंग, अंग जब बोलते हैं तो नाक से निकलता है ना जैसी ध्वनि, अंग, तो हमारा अनुस्वार क्या हो गया, अनुस्वार के अंतर्गत ये वर्ण आएगा। जैसे आपको पेपर में पूछेगा कि निम्नलिखित विकल्प में चयन कीजिए कि अनुस्वार कौन है या अनुस्वार वर्ण कौन सा है, तो अंग दे देगा, आहा दे देगा, बाकी दो मान लीजिए ऋषि दे दिया और ए दे दिया। तो इन चार विकल्पों में से हमारा जो अनुस्वार होगा उस पर हमें टिक करना है, उसी विकल्प को हमें चयन करना है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं विसर्ग। क्या पढ़ेंगे? विसर्ग। इसके बाद है विसर्ग। विसर्ग क्या होती है, जिस स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुंह से हा जैसी ध्वनि निकलती है, जैसे तो करते हैं, तो वह हमारा विसर्ग होता है। विसर्ग के अंतर्गत आह आता है। क्या आता है? आह आता है। तो इसके जो लास्ट में दो बिंदु होते हैं, विसर्ग जब संधि पढ़ेंगे या पढ़ते हैं तो यही हमारा क्या होता है, विसर्ग होता है। अनुस्वार में हमारा ये ऊपर जो बिंदु होती है अंग, तो वो हमारा अनुस्वार हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे संयुक्त स्वर। क्या देखेंगे? संयुक्त स्वर देखेंगे। संयुक्त स्वर। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं। तो संयुक्त स्वर अभी हम देखते हैं कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं। जैसे
ये हमारे चार क्या होते हैं, यही हमारे चार संयुक्त स्वर होते हैं। अगर संयुक्त स्वर की संख्या पूछेगा तो हम कितने मारेंगे, ठीक है। ये चार होते हैं हमारे संयुक्त स्वर। अब हम देखते हैं कि यह स्वर किन किन दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे पहले देखेंगे ए को, किसको देखेंगे, ए को। तो ए को हम जब देखते हैं तो ए आघन ई से मिलकर बना होता है ए, किससे, आ और ई से मिलकर ए बना होता है। फिर आते हैं ऐ पे, तो ऐ किससे किससे मिलकर बना होता है, आघन ए से मिलकर आ और ए से मिलकर ऐ बन जाता है। अब क्या है ओ, ओ को हम देखते हैं तो ओ आधन ऊ से आ और ऊ से मिलकर ओ बनता है। और उसके बाद हम देखते हैं औ, औ जो है आ और ओ से मिलकर बनता है औ। तो यही हमारे चार क्या हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। और थोड़ा सा हम देखते हैं इधर साइड कि स्वर में हमसे क्या पूछा जाता है। सबसे पहले आप लिख लीजिए अर्ध स्वर। क्या, अर्ध स्वर। अर्ध स्वर। अब हमसे पूछ ले कि अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं या अर्ध स्वर कौन सा है। विकल्प दे दे, निम्नलिखित क्वेश्चन बनाए कि निम्नलिखित विकल्पों में से अर्ध स्वर का चयन कीजिए। तो अब जिस विकल्प में अर्ध स्वर होगा उसी को हम चयन करेंगे, उसी पर हम टिक का निशान करेंगे सही का। तो कौन सा होता है, या और वा, ये दोनों वर्ण अर्ध स्वर कहलाते हैं। जब विकल्प देगा तो कोई एक दे देगा, या फिर ऐसा भी कर सकता है कि अर्ध स्वर निम्न विकल्पों में से कौन सा है। कैसे, ए में या, बी में वा, सी में उपर्युक्त दोनों, डी में कोई नहीं। तो क्या है, ये दोनों स्वर हैं अर्ध स्वर, तो दोनों पे टिक करेंगे यानी सी पर। इसके बाद हम देखते हैं क्या कि प्राकृतिक स्वर कौन सा होता है। प्राकृतिक स्वर, प्राकृतिक स्वर। क्या, प्राकृतिक स्वर। अब प्राकृतिक स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर वर्ण आते हैं यह हमें देखना है। तो कौन कौन से आता है, आ, ई, आ, ई, उ। जो आ, ई, उ है यह प्राकृतिक स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है उदासीन स्वर। उदासीन स्वर, यह क्लास हिंदी जहां पर भी पूछी जाएगी वहां ग्रामर के लिए वर्णमाला चैप्टर पर्याप्त होगा। उदासीन स्वर पूछागा तो उदासीन स्वर कौन सा होता है, ये आ जो है यह केवल आ उदासीन स्वर होता है। ये हो गया उदासीन स्वर। तो अब हम देखते हैं तो हमारा स्वर जो है समाप्त हो गया है। अगर जो थोड़ा बहुत बचा ही रहेगा, जैसे सजाती हुई जाती है, तो वो मैं अलग से ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। अच्छे से ट्रिक जो मेरी खुद की बनाई हुई होगी। तो इस ट्रिक को जो सजाती हुई जाती है उसे हम ट्रिक के माध्यम से समझ लेंगे। अब हम सभी आगे बढ़ते हैं यानी व्यंजन की तरफ। तो स्वर हमारा समाप्त हो जाता है।
अब हम देखने वाले हैं व्यंजन। क्या देखेंगे? व्यंजन को पढ़ेंगे। व्यंजन क्या होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता है वह हमारा व्यंजन होता है। कहने का मतलब कि व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जाएंगे। व्यंजन में व्यंजन वर्ण जो होते हैं उसमें स्वर विद्यमान रहता है। तो इसकी हम पहले परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता स्वरों की स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता नहीं हो पाता नहीं हो पाता वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जो व्यंजन होंगे वह किसी न किसी स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो और इसी में लिख लीजिए कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं वह परतंत्र होते हैं। व्यंजन वर्ण परतंत्र परतंत्र या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं परतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते थे? स्वतंत्र होते थे, यानी बिना किसी के सहायता से वह बोले जा सकते थे। लेकिन व्यंजन क्या है? परतंत्र है, इन्हें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इसके बाद हम क्या करेंगे? व्यंजन के भेद। क्या पढ़ने वाले हैं? व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद। अब व्यंजन के भेद में दो पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर, पहला होगा उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा होगा प्रयत्न के आधार पर। तो हम सभी लिख लेते हैं पहला और दूसरा, लेकिन हम पहले पढ़ेंगे उच्चारण के स्थान पर। पहला क्या होता है? उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरा लिखेंगे प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर। तो हम सभी सबसे पहले पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। सॉरी।
उच्चारण के आधार पर पहला है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे स्पर्शी व्यंजन। क्या? स्पर्शी व्यंजन। पहला है स्पर्शी व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजन क्या होता है कि जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा यानी हमारी जीभ जो होती है वह मुख के अंदर के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, टच करती है। क्या? स्पर्श करती है, टच करती है, इसीलिए इसे हम स्पर्शी व्यंजन कहेंगे या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन की ये तो हो गई आपकी परिभाषा जो आपने समझ लिया होगा। कैसे? इसकी परिभाषा क्या होगी? जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख के अंदर जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इन सभी भागों को टच करती है, इसीलिए इन सभी वर्णों को व्यंजन वर्ण कहेंगे। तो जो भी आएंगे सबसे पहले सबसे पहले देखेंगे कौन सा? कंठ। कंठ। उसके बाद आता है तालव्य या तालु। तो हम सभी लिखते हैं तालव्य, तालव्य। उसके बाद क्या आएगा? मूर्धा आएगा या मूर्धन्य भी बोलेंगे, मूर्धन्य। उसके बाद दंत्य, दंत। देख लेते हैं कि इसके नीचे दिखेगा या नहीं, दिख सकता है तो ये हो गया हमारा दंत्य। इसके बाद है ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठ। होंठ भी कह सकते हैं, ओष्ठ भी कह सकते हैं, ओठ भी कहेंगे। तो हम सभी लिखेंगे ओष्ठ। अब कंठ कौन से वर्ण आएंगे यह देखना है, तो कंठ के अंतर्गत का वर्ग आएगा। क्या? का वर्ग यानी का की लाइन, का, खा, गा, घा, अंगा। तो हम कंठ को लिख देते हैं का वर्ग। क्यों? क्योंकि का, खा, गा, घा, अंगा कहने से अच्छा होगा का वर्ग। का वर्ग मीन्स मतलब कि का की जो लाइन होगी तो उसे हम कंठ कहेंगे। क्या बोलेंगे? कंठ। तो कंठ के अंतर्गत हम लिखते हैं का वर्ग। क्या बोलेंगे? का वर्ग। तालव्य होता है, तालव्य किसे बोल देंगे? चा वर्ग, क्योंकि का के लाइन, का के बाद दूसरी लाइन चा से शुरू होते तो उसे चा वर्ग बोल देंगे। चा वर्ग। मूर्धन्य में फिर आएगी टा वाली लाइन, तो टा वर्ग कह देंगे। उसके बाद है दंत, यानी ता के बाद ता वाली लाइन आएगी तो ता वर्ग। ओष्ठ में पा वाली लाइन आएगी तो पा वर्ग कहेंगे। क्या? पा वर्ग। अब हम सभी देखेंगे कि का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे ताकि आप सभी को अधिक से अधिक मैं समझा सकूं। का, खा, गा, घा, अंगा। तो ये हमारा हो गया का वर्ग। चा वर्ग में चा, छा,
ज, झ, ये हुआ य। फिर टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। फिर ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, और ये हमारा हो गया माँ। देख लेते हैं। हाँ, ये आपको दिख रहा है। तो ये हमारा हो गया क्या, स्पर्शी व्यंजन। क्या हुआ, स्पर्शी व्यंजन। का से लेके माँ तक को हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और आप लोग देख लीजिए, का, खा, गा, घा, अंगा, यानी इधर से हम देखेंगे तो क्या हुआ, 5 अक्षर है या 5 वर्ण है। इधर 5 हुआ, और का, चा, टा, ता, पा, का से लेके पा तक भी 5 हुआ। तो आप सभी जानते हैं, इधर भी 5, इधर भी और इधर भी। जब पूरी तरफ यानी चारों तरफ 5 5 5 है, मान लीजिए वर्ण, तो उसको हम वर्ग मानेंगे। तो इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, इस पूरे को वर्गीय व्यंजन। क्या बोलेंगे, का से लेके माँ तक को एक तो बोलेंगे स्पर्शी व्यंजन, दूसरा क्या बोल देंगे पूरे को, यानी चारों तरफ 5 5 है तो वर्गीय व्यंजन का बोल देंगे, क्या, वर्गीय व्यंजन। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको समझा पा रहा हूँगा। तो ये हो गया हमारा वर्गीय व्यंजन। इसके बाद कुछ वर्ण हैं जो और भी आते हैं, जैसे कंठ के अंतर्गत ही और कौन आएगा। अगर मान लीजिए पूछ ले, पेपर टब बनाए कहीं पर, तो कंठ के अंतर्गत एक हा वर्ण आ जाएगा। तालव्य के अंतर्गत कौन सा वर्ण और इसके अलावा आते हैं। ये हमारी स्पर्शी व्यंजन है, का से लेकर माँ तक ही हमारी स्पर्शी व्यंजन है। लेकिन और भी पूछते हैं तो तालव्य के अंतर्गत कौन सा आएगा हमारा, ये सा आता है। इसको हम सभी बचपन में सलीफा वाला सा या सज्जम वाला सा बोलते थे, और सीटी वाला सा भी बोला जाता था कहीं कहीं पर। तो ये इस वाले सा को तालव्य सा बोलते हैं, क्योंकि तालव्य सा की लाइन के पास में। इसके बाद हम आते हैं, इस वाले सा को मूर्धन्य सा कहते हैं। क्या, मूर्धन्य सा या मूर्धा कहते हैं, मूर्धन्य सा या मूर्धा। और तालव्य में ही मान लीजिए पेपर टप अगर बने जाता तो या वर्ण भी आता है इसी के अंतर्गत। फिर आ जाते हैं दंत में, क्योंकि एक सा और होते हैं, सा 3 होते हैं। सा पहला सा तालव्य सा, दूसरा सा मूर्धन्य सा, तीसरा सा दंत सा। क्योंकि आप सभी देख रहे हैं ता वर्ण के आगे है तो दंत हो जाएगा, मूर्धा वर्ण के आगे है तो मूर्धन्य हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्या, स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत। आगे क्लास करते हैं। इसके बाद आप सभी क्लास में बने रहिएगा, आप सभी हमारा सपोर्ट करते रहिए, ताकि मुझे भी खुशी होती है कि आप सभी ने सहयोग कर रहे हैं। तो साथियों, हम अपनी क्लास को आगे शुरू करते हैं। क्या था कि लाइट चली गई थी, तो हमने स्पर्शी व्यंजन को देख लिया था। इसके आगे अब हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या, अंतस्थ व्यंजन देखते हैं।
अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं यह हमें जानना जरूरी है, ताकि विकल्प में ही उन्हीं अंतस्थ व्यंजनों को देगा। या तो दो तरीके से प्रश्न आएगा, या तो इनमें से नहीं है या है। अगर है तो कोई एक देगा वर्ण अंतस्थ व्यंजन का, अगर नहीं है तो 3 दे देगा और एक कोई दूसरा दे देगा। तो कौन कौन से आते हैं अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत? या, रा, ला, वा। ये हमारे 4 वर्ण जो होते हैं वह अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन कितने वर्ण हो गए? ये 4 वर्ण होते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है? ऊष्म व्यंजन। क्या? ऊष्म व्यंजन, या उसी को हम संघर्षी भी बोल देंगे। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। यह कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, जैसा भी पूछेगा क्वेश्चन आप सभी अब बना लेंगे। कौन कौन से आते हैं? तीनों सा आता है। क्या आता है? तीनों सा और हा वर्ण आता है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत। ये भी हमारे कितने हो गए? 4 वर्ण हो जाते हैं। कितने? 4 वर्ण हो जाते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे क्या? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं यह देखना है। तो ये हमारा हो गया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? आप सभी देख रहे हैं, जब संख्या पूछेगा तो ये कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब संयुक्त क्यों कहते हैं? कि ये किसी 2 वर्णों के योग से मिलकर बनेगा, 2 लोगों को सहयोग से मिलेगा, तब यह संयुक्त व्यंजन होगा। अब हमें देखना क्या है कि छा जो होता है किसके किसके योग से बनता है? त्रा किसके योग से बनता है? फिर ज्ञा और फिर स्रा। देखना है ये चारों वर्ण किसके किसके सहायता से बनते हैं। छा जो होता है यह सा का धन सा से। का के नीचे हलंत है। क्यों? क्योंकि शुद्ध व्यंजन वर्ण जब लिखा जाता है तो उसके अंतर्गत हलंत लगाया जाता है। अगर हम का ऐसे लिखते हैं तो इसमें का आ जैसी वर्ण आती है और कोई भी व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता है। इसमें स्वर है, यह इसमें स्वर नहीं है। तो हमारा छा का और सा से मिलकर बनेगा। इसके बाद है त्रा। अब त्रा ता और रा से मिलकर बनेगा। त्रा ता और रा से मिलकर बनेगा। अब आता है ज्ञा। तो ज्ञा है ये जा और इया से मिलकर बनता है। किससे?
जा धन यहाँ से मिलकर बनेगा। इसके बाद है क्या, स्रा। तो स्रा किसके किसके योग से बनता है, हमें यह देखना है। तो ये तालव्य और रा के वर्ण से बनता है। किसके, तालव्य और रा के योग से बनता है। तो ये चारों क्या हो गए, संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। ये हो गए संयुक्त व्यंजन। इसके बाद हमने पढ़ा था क्या था, पहला उच्चारण स्थान के आधार पर। तो ये सभी हमारे क्या हो गए, उच्चारण स्थान के आधार पर हो जाते हैं। अब हम इसके बाद प्रयत्न विधि के आधार पर पढ़ेंगे। प्रयत्न विधि के आधार पर पहले हम देख लेते हैं टाइमिंग कितना हो गया है। तो हम सभी ऐसा कर सकते हैं कि आगे की क्लास कल करते हैं, ताकि वैसे भी कल हमें पढ़ाना ही पड़ेगा वर्णमाला, क्योंकि 3 पार्ट बन ही जाएंगे। ये हमारा दूसरा पार्ट था। तो कल हम प्रयत्न विधि के आधार पर पढ़ते हैं और कल हम वर्णमाला चैप्टर को भी समाप्त कर लेंगे। बस आप सभी का अधिक से अधिक सहयोग चाहिए। मानता हूँ उतना फेमस नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश, पूरा योगदान देना चाहता हूँ कि मुझसे जितना अच्छे से अच्छा हो पाए मैं उतना अपना 100% देने का प्रयास करूँ। उम्मीद है आप सभी अपना प्यार और सहयोग देंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।